मुंबई शहर। अपने स्टडी रूम में बैठा आदित्य किसी गहरी सोच में मगन था कि अचानक एक बूढ़े आदमी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और बोले, छोटे मालिक। आदित्य ने नज़र उठाकर देखा तो सामने रामदीन काका थे। उसने कहा, आइए काका, कुछ काम था? ये हैं रामदीन काका जो इस पूरे फार्म हाउस की देखभाल करते हैं। काका ने कहा, छोटे मालिक, बड़े मालिक का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। आदित्य की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह खुश होते हुए बोला, क्या बाबा सा का फ़ोन है? आदित्य दौड़ता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल आया और जल्दी से उसने फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो बाबा साहब, कैसे हैं आप? आदित्य ने पूछा। उधर से आवाज़ आई, हम ठीक हैं बेटा, आप कैसे हैं? और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है बाबा साहब, आदित्य ने कहा। बेटा, इस बार जैसे ही आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाएं, आप हमारे पास लौट आइए। आदित्य कहता है, बाबा साहब आप चिंता मत कीजिए, हम परीक्षा खत्म होते ही आपके पास लौट आएंगे। वैसे भी अब तो फाइनल ईयर खत्म ही होने वाला है और हमें भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तो हम जल्दी ही आपके पास आते हैं। ठीक है बेटा, आप अपना ध्यान रखिएगा। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। आदित्य वापस अपने स्टडी रूम में आकर बैठ गया। ये है आदित्य, पूरा नाम आदित्य सिंह राणा। मुंबई में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत बड़े वकील बनना चाहते हैं। देखने में हैंडसम, स्मार्ट, लंबा कद, भूरी आँखें, स्ट्रॉन्ग मसल्स और एक अच्छी खासी स्मार्ट पर्सनैलिटी के धनी। ये महेंद्र सिंह राणा के इकलौते पुत्र हैं जो कि जयपुर के बहुत बड़े रजवाड़े खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और आज भी इनके पिता को वहाँ के सब लोग राजा साहब ही बुलाते हैं। लेकिन आदित्य इस शानो शौकत में विश्वास नहीं करता और इसलिए वह यहाँ मुंबई आ गया और अपनी पढ़ाई करने और एक वकील बनने। परंतु आदित्य के बाबा साहब ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया और आदित्य को पढ़ने मुंबई भेज दिया। अब आदित्य मुंबई में बने अपने फार्म हाउस में रहता है और अब उसकी वकालत का यह आखिरी साल है। आदित्य ने किताब खोली ही थी कि दीप्ति का कॉल आ गया। हाय आदित्य। हाय। हेलो दीप्ति, कैसी हो? उधर से आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। स्टडीज़ में इतना खो गए कि मुझे एक कॉल करने तक का टाइम नहीं मिला तुम्हें। दीप्ति मुंह बनाते हुए बोली। नहीं दीप्ति, ऐसी बात नहीं है, वो मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था, आदित्य ने कहा। बस बस अब रहने दो और ये बताओ कि मुझसे मिलने कब आ रहे हो? दीप्ति इतराते हुए कहती है। इस पर आदित्य कहता है कि अच्छा बाबा, कल मिलते हैं तुम्हारे फेवरेट वाले रेस्टोरेंट में। ओके ओके। दीप्ति भी कल मिलने के लिए डन कर देती है। दीप्ति आदित्य के साथ ही एलएलबी कर रही है। वह अपनी दोस्त के साथ मुंबई में ही रहती है पढ़ाई के सिलसिले में। दीप्ति के पिताजी लखनऊ में रहते हैं, वह भी लखनऊ के बहुत बड़े वकील हैं, इसलिए उन्होंने दीप्ति को भी वकालत करने के लिए मुंबई भेजा। दीप्ति और आदित्य एलएलबी की पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे से मिले। पहले दोस्ती हुई और 2 सालों की दोस्ती के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर दिया। दीप्ति एक खूबसूरत और एक क्यूट लड़की है। उसकी यही क्यूट सी स्माइल ने आदित्य के दिल पर राज कर लिया। जहाँ कॉलेज की सब लड़कियाँ आदित्य पर मरती हैं, वहीं आदित्य दीप्ति पर जान देता है। वह आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की है और आदित्य से बेइंतहा प्यार करती है और अब अपनी ज़िंदगी में दोनों अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, शादी का। धनकपुर गांव। अरे ओ पवित्रा, कहाँ चली गई? पवित्रा को जोर से चिल्लाते हुए उसके मामा ने आवाज़ दी। आई मामा सा। पवित्रा अपना दुपट्टा संभालते हुए बाहर आई। क्या हुआ मामा सा? पवित्रा ने डरते डरते पूछा, क्योंकि आज उसका मामा फिर से शराब पीकर आया था और इस वजह से वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पवित्रा अपने मामा जी के साथ धनकपुर गांव में रहती थी। उसकी माँ बचपन से मैं ही चल बसी थी और पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया था। तब उसके मामा नंद किशोर और मामी सुभद्रा उसे अपने साथ अपने गांव ले आए थे। उसके मामा मामी को कोई औलाद नहीं थी। पवित्रा की मामी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक बीमारी के चलते वह इस दुनिया से विदा हो गई। जब से उसके मामा ने पीना शुरू कर दिया है, वह पवित्रा को दिन रात कोसते कि पहले अपने माँ बाप को खा गई और फिर मेरे घर में आकर भी अपनी मनहूसियत फैला दी। दरअसल वह पवित्रा को ही अपनी पत्नी की मौत का कसूरवार ठहराते थे। उसके मामा रोज रात को शराब पीकर घर आते और आते ही उस पर बरस पड़ते। पवित्रा को बहुत डर लगता, पर वो क्या करती, कहीं जा भी तो नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप मामा की गालियाँ सहती और घर का काम करती। आज भी यही हुआ। उसके मामा रात को दारू पीकर घर आए और आते ही पवित्रा पर चिल्लाने लगे। पवित्रा ने बाहर आते ही कहा, मामा साहब खाना डाल दूँ? उसके मामा ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं खाना खाना वाना, तुझे देखते ही मेरी भूख भाग जाती है। पवित्रा ने जब ये सुना तो वो रोने लगी।
बंद कर अपना ये रोना धोना। इस बार मैंने सोच लिया है कि तुझसे मुक्ति पाकर ही रहूंगा। तेरा ब्याह तय कर आया हूं मैं। कल तुझे देखने लड़के वाले आएंगे। चुपचाप तैयार हो जाना। अगर कोई चूं चपड़की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी? पवित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। इतना कहकर उसके मामा साहब वहां से चले गए। पवित्रा में कमरे में बैठकर अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए जोर जोर से रोने लगी। आज उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह रोते रोते कहने लगी कि काश आज तुम जिंदा होती माँ, तो मेरा आज ये हाल नहीं होता। पता नहीं मामा साहब ने मेरा रिश्ता कहाँ तय कर दिया है। कैसे लोग होंगे वो। अगर आज तुम मेरे साथ होती तो शायद मैं इतना अकेला महसूस नहीं करती जितना आज कर रही हूँ। वह रोते रोते ही खाट पर लेट गई और थोड़ी देर में ही उसको नींद आ गई और वह सो गई। मुंबई, आदित्य का घर। अगले दिन आदित्य दीप्ति से मिलने रेस्टोरेंट जा रहा था। आदित्य शीशे के सामने खड़ा अपना हेयर स्टाइल बना रहा था कि तभी दीप्ति का कॉल आया। कहाँ हो जनाब? तो आदित्य ने जल्दी जल्दी कमरे से निकलते हुए कहा कि बस रास्ते में ही हूँ, पहुँचने ही वाला हूँ। दीप्ति ने ओके कहकर फ़ोन कट कर दिया। आदित्य ने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और चल दिया। उसे पता था कि अगर लेट हुआ तो दीप्ति नाराज़ हो जाएगी। लगभग आधे घंटे बाद आदित्य रेस्टोरेंट पहुंचा। दीप्ति पहले से ही वहां एक कॉर्नर टेबल पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। तभी आदित्य ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए और मुस्कुराने लगा। अपनी आंखों पर आदित्य का स्पर्श पाकर दीप्ति भी मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझे पता है ये तुम हो आदित्य, तो अब तुम हाथ हटा सकते हो। तभी आदित्य उसकी आंखों से हाथ हटाकर उसके सामने बैठ जाता है और उससे कहता है, क्या यार तुम भी ना हमेशा पहचान जाती हो मेरे टच को। कैसे? तो दीप्ति उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं उसकी आहट भी पहचान जाते हैं। समझे मिस्टर वकील साहब? उसकी नाक प्यार से खींचते हुए वह बोली। उसकी बात सुनकर आदित्य भी मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर आपस में प्यार भरी बातें करने के बाद वो पास के ही गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं। दीप्ति आदित्य के कंधे से अपना सर लगाए चुपचाप बैठी थी। तभी आदित्य ने उससे कहा कि क्या सोच रही हो दीप्ति? दीप्ति उसके सामने बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछती है, आदित्य अब तो हमारे फाइनल एग्जाम्स भी खत्म होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तुम कब अपने बाबा साहब से हम दोनों के रिश्ते की बात करोगे? तो आदित्य कहता है, तुम टेंशन मत लो यार, मैं भी बस एग्ज़ाम्स खत्म होने का ही वेट कर रहा हूँ। जैसे ही एग्ज़ाम्स खत्म होंगे मैं जयपुर जाकर बाबा साहब से हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूंगा। मुझे पता है वो इस रिश्ते के लिए ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए मेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो जैसे ही मैं बाबा साहब को मना लूँगा फिर मैं अपने बाबा साहब को लेकर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा तुम्हारा हाथ मांगने। आई एम श्योर तुम्हारे पापा भी ना नहीं कर पाएंगे। पापा को तुम पहले से ही पसंद हो, दीप्ति मुस्कुराते हुए कहती है। जब पापा से तुम पहली बार मिले थे जब ही तुम उन्हें पसंद आ गए थे और मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो उनके ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो बस फिर देर किस बात की है? जैसे ही एग्ज़ाम्स खत्म होंगे मैं बाबा साहब से बात कर लूँगा और फिर तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आदित्य उसके सर से सर टिकाकर कहता है और उसे अपने गले लगा लेता है। दीप्ति भी प्यार से उसके गले लग जाती है और दोनों अपने भविष्य को लेकर सपने देखने लगते हैं। धनकपुर गांव। आज सुबह से ही नंद किशोर, पवित्रा के मामा, घर में इधर से उधर घूम रहे थे। कभी बाहर से अंदर तो कभी अंदर से बाहर हो रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वह कांतीलाल के घर से 4 कुर्सियां मांगकर लाए थे मेहमानों के लिए। कुर्सियां आंगन में रखकर उन्होंने पवित्रा को आवाज़ लगाई, ओ पवित्रा, कहाँ मर गई? जल्दी बाहर आ और मेरी मदद कर। पवित्रा, जो कि रसोई में काम कर रही थी, जल्दी से भागकर बाहर आती है। जब अपने मामा के साथ काम करवाने लगती है। नंद किशोर बहुत खुश थे क्योंकि पवित्रा को देखने वाले जो लोग आने वाले थे वह काफ़ी रईस थे। इतने बड़े बड़े घर का रिश्ता आया है यह सोचकर ही नंद किशोर फूला नहीं समा रहा था। आंगन में कुर्सियां वगैरह लगा लेने के बाद वह पवित्रा से कहता है कि कुछ अच्छा सा बना लेना रसोई में, और मिठाई मैं बाहर से ले आया हूँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आखिर बड़े घर के लोग हैं। पवित्रा यह सुनकर वहां से चलने को होती है तभी उसका मामा फिर से उसे आदेश देता है कि आज अच्छे से कपड़े पहन लेना ताकि उन लोगों को देखते ही तू पसंद आ जाए, समझी? पवित्रा बस चुपचाप अपने मामा की बात में सर हिलाकर वहां से चली जाती है। शाम को उनके घर के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं और उनमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। नंद किशोर गाड़ियों की आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा बाहर आता है और लड़के वालों को देखकर हाथ जोड़कर उनके स्वागत में खड़ा हो जाता है। वह सभी को लेकर अंदर आंगन में बैठाता है। सब बैठ जाते हैं। नंद किशोर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है।
लड़के वालों में 4 लोग आए हुए थे। 2 आदमी जो लगभग 35-40 की उम्र के होंगे, एक बूढ़ा आदमी लगभग 70 वर्ष का और साथ में बिचौलिया था जो रिश्ता लेकर आया था। थोड़ी देर बाद बिचौलिया सबको मिलवाने के बाद नंद किशोर से कहता है कि अरे नंद किशोर, बुलाओ भाई अपनी भांजी को। नंद किशोर हाँ में सर हिलाकर जल्दी से अंदर जाता है और पवित्रा को लेकर आता है। पवित्रा हाथ में चाय की ट्रे लिए सिर झुकाकर आती है और ट्रे मेज पर रख देती है। पवित्रा ने आज साड़ी पहनी थी और वो पीले रंग की इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पवित्रा का मामा उसे बैठाता है और वह चुपचाप सर झुकाकर बैठ जाती है। तभी बिचौलिया लड़के वालों को बताता है कि लड़की साक्षात लक्ष्मी है, घर का सारा काम कर लेती है और तो और सिलाई कढ़ाई सब जानती है। नंद किशोर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। लड़के वालों को भी पवित्रा बहुत पसंद आती है। वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। यह सुनकर नंद किशोर फूला नहीं समाता। वह खड़ा होकर सबका मुंह मीठा कराता है। बिचौलिया भी नंद किशोर को गले लगाता है और कहता है, वाह भाई नंद किशोर, तुम्हारी भांजी की तो जिंदगी संवर गई, और उसे मुबारकबाद देता है। तभी नंद किशोर पवित्रा से कहता है, अरे पगली, अपने पति के पैर छू और आशीर्वाद ले, तेरा तो जीवन संवर गया। पवित्रा के मामा जब उसे 70 साल के बूढ़े को उसका पति बताकर उसके पैर छूने को कहते हैं तो पवित्रा वहीं जम सी जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने मामा की तरफ देखती है तो नंद किशोर उसकी तरफ आंखें दिखाता है और उसे इशारों में कहता है कि चुपचाप पैर छुओ इनके। पवित्रा उस 70 साल के बूढ़े के पैर छूकर वहां से चली जाती है और अपने कमरे में आकर बहुत रोती है। उसे ये सोचकर ही रोना आ रहा होता है कि उसके मामा ने उसका ब्याह एक 70 साल के बूढ़े के साथ तय किया है। यही सोचकर वो बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर को अपने गले से लगा लेती है। परंतु नंद किशोर ने ये रिश्ता अपने लालच में आकर किया था, क्योंकि लड़के वाले उन्हें लड़की के बदले में उसके मामा के सारे कर्ज का पैसा चुकाने को तैयार थे और अलग से भी रकम देने को तैयार थे। उन्हें तो बस एक लड़की चाहिए थी जो कम उम्र की हो और उनका घर संभाल सके और उस बूढ़े जमींदार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। मुंबई। करीबन 2 हफ्ते बाद आज आदित्य दीप्ति से मिलने आया था, क्योंकि इन 2 हफ्तों में दोनों के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और दोनों ही काफ़ी बिजी थे अपनी अपनी पढ़ाई में। हालांकि वो रोज़ एग्ज़ाम सेंटर पर मिलते ज़रूर थे, पर एक दूसरे को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट कहकर अपने अपने रूम में चले जाते थे। एग्ज़ाम्स खत्म हुए 2 दिन हुए थे कि कल रात आदित्य ने दीप्ति को कॉल किया कि वो उससे मिलना चाहता है, इसलिए दीप्ति आज उससे रेस्टोरेंट में मिलने आ रही थी। आदित्य हमेशा की तरह कॉर्नर वाली टेबल पर बैठा था और आधे घंटे से दीप्ति के आने का इंतजार कर रहा था। तभी दीप्ति एक टैक्सी से उतरी और जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट में चली गई। उसने देखा आदित्य पहले से ही वहां बैठा हुआ है। वो उसे देखते ही उसने पास आकर खड़ी हो गई और कान पकड़कर उससे सॉरी बोलने लगी। सॉरी आदित्य, वो एक्चुअली टैक्सी नहीं मिल रही थी, इसलिए इतना लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी। आदित्य उसे घूरता हुआ बोला, क्या यार, पता है कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम हो कि बस सॉरी बोलकर पीछा छुड़ा लो अपना। अब तो हो गया ना लेट, इसलिए सॉरी भी बोल रही हूँ। दीप्ति ने अपने कान दोबारा पकड़ लिए। आदित्य, ओके चलो माफ़ किया, लेकिन क्या? दीप्ति उसे आशंकित नज़रों से देखने लगी। आदित्य, लेकिन तुम्हें लेट आने का फ़ाइन तो अब भरना ही होगा, आदित्य शरारती लहजे में बोला। दीप्ति, लेट आने का फ़ाइन? कैसा फ़ाइन? आदित्य अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ा देता है और मुस्कुराने लगता है तो दीप्ति अपनी भौहें टेढ़ी करती हुई कहती है, अच्छा जी, तो अब जनाब को ये फ़ाइन चाहिए और वो भी पब्लिक प्लेस पर? वाह क्या बात है। आदित्य, क्यों नहीं दे सकती? आखिर प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। उसे भी पता था कि दीप्ति ऐसा कुछ नहीं करेगी, फिर भी वो दीप्ति को जानबूझकर परेशान कर रहा था। दीप्ति, शर्म करो, पब्लिक प्लेस पर ऐसे कैसे? यार। आदित्य, वो मुझे नहीं पता, वो तुम जानो। आदित्य मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दीप्ति अब समझ गई कि आदित्य उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। आदित्य, क्या हुआ, कहाँ खो गई मैडम? दीप्ति, नहीं कुछ नहीं। दीप्ति उठती है और आदित्य की गाल पर किस कर देती है। आदित्य की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चारों ओर नजरें घुमाकर देखने लगता है तो सब लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। दीप्ति भी उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। वो दीप्ति के पास आकर कहता है, ये क्या किया दीप्ति, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। दीप्ति अनजान बनकर बोली, मुझे क्या पता था कि तुम मजाक कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम सीरियस हो, इसलिए मैंने चुपचाप तुम्हें किस कर दिया कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। आदित्य ने अपनी आंखों को बड़ी करते हुए कहा, क्या बात है, इतना प्यार करती हो मुझसे? इतना कहकर उसने भी उसके गाल पर किस कर दिया।
अब दीप्ति ये देखकर शर्मा गई। क्या कर रहे हो आदित्य, पब्लिक प्लेस है। तो आदित्य ने उसके हाथ को पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, जो दुनिया से नहीं डरती मैं उस पर मरता हूँ। ये सुनकर दीप्ति शर्म से लाल हो गई और उसकी पलकें झुक गईं। तभी आदित्य कहता है, बस बस, अभी शर्माने का टाइम नहीं है। ये शर्माना वरमाना बचा कर रखो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा ना अपने बाबा साहब को लेकर हमारे रिश्ते की बात करने, तब शर्मा कर दिखाना सबको। ये सुनकर तो दीप्ति और भी शर्मा गई और वहाँ से निकलकर चली गई। वो पास ही के एक गार्डन में जाकर बैठ गई। तभी आदित्य भी उसके पास आकर बैठ गया। दीप्ति वहाँ बेंच पर बैठकर कुछ सोचने लगी। क्या सोच रही हो, आदित्य ने कहा। दीप्ति, कुछ नहीं। आदित्य, बताओ ना। दीप्ति, पता नहीं आदित्य, कभी कभी डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। जब तुम्हारी आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देखती हूँ तो मैं अंदर ही अंदर डर जाती हूँ कि कहीं अगर तुम्हारा साथ मुझसे छूट गया तो मेरा क्या होगा। आदित्य शांति से बैठकर उसकी बात सुन रहा होता है। फिर वो दीप्ति का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा दीप्ति, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी अलग नहीं होंगे। और मैं ये वचन देता हूँ तुम्हें, हमारे यहाँ रजवाड़ों में वचन का बहुत महत्व होता है। और आज मैं आदित्य सिंह राणा तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, वरना किसी से नहीं। ये सुनकर दीप्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ कहता है, दीप्ति, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। धनकपुर गांव। पवित्रा रसोई में खाना बना रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी कि कैसी किस्मत है उसकी कि पहले माँ चली गई, फिर पिताजी और फिर मामी। एक एक करके उसने सबको खो दिया और मामा साहब भी उससे इतनी नफरत करते हैं कि उसका ब्याह एक 70 साल के बूढ़े के साथ तय कर दिया और एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। यही सब सोचकर वो रोए जा रही थी। तभी उसका हाथ अंगीठी पर लग गया और उसका हाथ जल गया। वह जोर से चिल्लाई। उसने झट से उठकर अपना हाथ पानी में डाल लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। रात को जब वह अपने कमरे में बैठी तो अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लेकर बोली, माँ, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अगर मामा साहब की मर्जी से शादी नहीं की तो मामा साहब नाराज हो जाएंगे और मुझे घर से निकाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मामा साहब की मर्जी से शादी कर लेनी चाहिए, तो कम से कम उनका बोझ तो हल्का हो जाएगा। वैसे भी मैंने उन्हें आज तक सिर्फ दुख ही दुख दिए हैं। यही सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। मुंबई शहर। आदित्य अपनी छत पर बैठा चांद तारों को देख रहा था, दीप्ति के बारे में सोच रहा था। तभी काका ऊपर आए और कहने लगे, छोटे मालिक, बड़े मालिक का फ़ोन आया है। आदित्य की तंद्रा टूटी और उसने काका की तरफ देखकर कहा, काका आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है छोटे मालिक। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। आदित्य नीचे आकर फ़ोन उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से उसके बाबा साहब बोलते हैं, कैसे हो आदित्य। प्रणाम बाबा साहब, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं। हम ठीक हैं आदित्य, उन्होंने कहा। तभी बाबा साहब कहते हैं कि आज हमने आपको इसलिए फ़ोन किया कि अब आपकी बहुत याद आती है आदित्य, बस अब जल्दी से घर वापस आ जाइए, हम यहाँ बहुत अकेले हैं। आदित्य थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ बाबा साहब, सब ठीक है ना। तो बाबा साहब कहते हैं कि हाँ आदित्य, सब ठीक है, बस आप जल्दी से जल्दी वापस आ जाइए, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। आदित्य, ठीक है बाबा साहब, हम 2 दिन बाद की ही फ़्लाइट पकड़कर जयपुर आ रहे हैं। वैसे भी हम अब आना चाहते थे क्योंकि हमारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और हमें भी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है बेटा, आप आने की तैयारी कीजिए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। ठीक है बाबा साहब, अब हम रखते हैं, प्रणाम। आदित्य ये कहकर फ़ोन रख देता है। तभी काका वहाँ आते हैं और आदित्य से कहते हैं, क्या हुआ छोटे मालिक, बड़े मालिक ने आपको हवेली बुलाया है क्या। हाँ काका, हम परसों ही जयपुर के लिए निकल रहे हैं, आप हमारा सूटकेस पैक कर दीजिए। आदित्य काका से कहता है, ठीक है छोटे मालिक, हम आपका सूटकेस लगा देंगे, खाना लगा दिया है, आप आ जाइए। आदित्य, ठीक है, हम आते हैं, आप चलिए। काका भी हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। खाना खाने के बाद आदित्य अपने कमरे में आता है और दीप्ति को कॉल करता है। दीप्ति उधर से कॉल उठाती है। क्या बात है, आज तो जनाब ने खुद ही टाइम से कॉल कर ली, वरना तो मैं इंतज़ार ही करती रह जाती हूँ। आदित्य, ऐसा नहीं है दीप्ति, मैं भी तुम्हें उतना ही याद करता हूँ जितना तुम मुझे। दीप्ति, ओके ओके, अब बताओ मेरी याद कैसे आई।
आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो तुम्हारी रोज ही याद आती है। वैसे मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि परसों मैं जयपुर जा रहा हूँ वापस। बाबा साहब ने बुलाया है। दीप्ति ये सुनकर उदास हो जाती है, पर आदित्य उसे समझाता है कि वो उदास नहीं हो, क्योंकि वो वहाँ जाकर बाबा साहब अपने रिश्ते की बात करेगा। दीप्ति, आदित्य, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा जब तुम रिश्ता लेकर मेरे घर आओगे। बस जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करना, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। और हाँ, रोज़ मुझे कॉल करना, ओके? ओके बाबा, मैं रोज़ कॉल करूँगा तुम्हें। ये कहकर आदित्य मुस्कुरा देता है। आदित्य, अच्छा, अब जल्दी से लव यू बोल दो। दीप्ति, ओके बाबा, आई लव यू। आदित्य, आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर फ़ोन रख देते हैं और थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। परसों सुबह आदित्य अपना सारा सामान पैक कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। निकलने से पहले वह काका के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। काका भी उसे आशीर्वाद देते हैं। दीप्ति आदित्य को एयरपोर्ट छोड़ने उसके साथ ही जाती है। दोनों एयरपोर्ट पहुंचकर वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं। दीप्ति चुपचाप आदित्य का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठी होती है। आदित्य और वो बस एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। दोनों के बीच खामोशी होती है। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है तो आदित्य खड़ा हो जाता है और दीप्ति से कहता है, अपना ख्याल रखना और मुस्कुराती रहना, ओके? और उसके गाल पर प्यार से हाथ फेर देता है। दीप्ति, तुम भी अपना ख्याल रखना। आदित्य अपना लगेज लेकर एंट्री गेट की तरफ चला जाता है। दीप्ति उसे हाथ हिलाकर बाय करती है। आदित्य को जाते देखकर दीप्ति का मन बहुत घबराने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे आदित्य उसे अब कभी वापस देखने को नहीं मिलेगा। पर वो अपने आप को संभालती है और अपने आप को समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आदित्य उसे इतना प्यार करता है तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वहाँ से टैक्सी पकड़कर वापस घर चली आती है। आदित्य भी प्लेन में बैठा अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आदित्य, पवित्रा और दीप्ति तीनों ही अपने अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित थे, पर तीनों को ही पता नहीं था कि भविष्य अपने गर्भ में कुछ और ही समाये बैठा था। जयपुर। आदित्य की फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। जैसे ही वो अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट से बाहर आने लगा, वहाँ ड्राइवर पहले से ही खड़ा मौजूद था, जो उसी का इंतज़ार कर रहा था। आदित्य से ड्राइवर ने सारा सामान ले लिया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी और आदित्य गाड़ी में से बाहर निकला। उसने देखा पूरी हवेली फूलों से सजी हुई थी और सभी नौकर चाकर उसके स्वागत में खड़े थे और सामने उसके बाबा साहब मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। आदित्य अपने बाबा साहब को देखते ही उनकी तरफ बढ़ चला। उसने झुककर अपने बाबा साहब को प्रणाम किया। उसके बाबा साहब ने उसे कंधों से उठाकर अपने गले से लगा लिया। दोनों की ही आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। आदित्य इन 4 सालों में सिर्फ 2 बार ही हवेली आया था। द्वार पर उसकी रजवाड़ों की परंपरा के अनुसार पहली आरती उतारी गई। पूरी हवेली से उसके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही थी। आदित्य के बाबा साहब उसे अंदर लेकर आए। आदित्य बहुत ही खुश था आज इतने वक्त बाद अपने बाबा साहब से मिलकर। आदित्य ने अपने बाबा साहब के वकील से, जो सालों से उसके बाबा साहब के साथ काम करते थे, आदित्य उन्हें चाचा सा कहता था, उसके पास आए और उसे गले लगा लिया। आदित्य ने उनके भी पैर छुए। आदित्य का उन्हीं से ही प्रेरित होकर वकालत की ओर उसका रुझान बढ़ा था। तभी आदित्य को पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, आदित्य। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने सरिता खड़ी थी। आदित्य सरिता को देखते ही उसके पास पहुंचा और उसके गले जा लगा। आदित्य, नमस्ते दी, कैसी हो आप? सरिता, हम ठीक हैं आदित्य, आप कैसे हैं? आदित्य, हम बिल्कुल ठीक हैं, देखिए। आदित्य गोल गोल घूमता हुआ हंसता है। उसे बच्चों जैसी हरकतें करते देखकर सरिता भी खिलखिलाकर हंस देती है और कहती है, आप बिल्कुल नहीं बदले आदित्य, हमेशा की तरह वही बच्चों जैसी हरकतें हैं आपकी। सरिता वकील चाचा की बेटी है। आदित्य और सरिता बचपन में साथ साथ बड़े हुए हैं। आदित्य सरिता से 2 साल छोटा है, पर सरिता उसके दिल के बहुत करीब है। वह अपनी हर छोटी से छोटी बात सरिता से जरूर शेयर करता है और सरिता भी उसकी हर समस्या का समाधान चुटकियों में कर देती है। आदित्य अपने बाबा साहब की इकलौती संतान है, परंतु सरिता को उसने हमेशा अपनी बड़ी बहन का ही दर्जा दिया है। आदित्य के बाबा साहब भी सरिता को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। आज आदित्य अपने बाबा साहब के साथ ही बैठकर खाना खाता है और बाकी के सब भी साथ ही बैठते हैं। आदित्य खाना खाकर अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने लगता है।
कि तभी सरिता उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सरिता नॉक करते हुए कहती है। आदित्य, क्या दी? आपको भी अब पूछ कर आने की ज़रूरत है? कम ऑन दी, प्लीज़ अंदर आइए। सरिता आदित्य के पास आकर बैठ जाती है। बोलिए अब। सरिता उसे घूरते हुए कहती है। तो आदित्य अचानक से सरिता को देखता और पूछता है, क्या हुआ दी? मैंने तो कुछ नहीं कहा। सरिता, अच्छा जी, तो अब आप हमसे छुपाने भी लगे? आदित्य, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। सरिता उसका चेहरा अपनी तरफ करती है और कहती है, अब बोलिए, बोलिए कि आपको कुछ नहीं कहना हमसे। आदित्य ने झट से उसकी गोदी में अपना सर रख लिया। सरिता भी चुपचाप उसके बाल सहलाने लगी। आदित्य सब कुछ अपने और दीप्ति के बारे में सरिता को बता देता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सरिता आदित्य की लव स्टोरी सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, तो बताइए कब मिला रहे हैं हमें भाभी सा से? आदित्य, बहुत जल्दी दीदी, पर हम पहले बाबा सा से बात कर लें। सरिता, ठीक है, आप काका सा से बात कर लीजिए, फिर हम अपनी भाभी सा से खुद जाएंगे मिलने, ठीक है? आदित्य, ओके दीदी, हम खुद ले चलेंगे आपको दीप्ति से मिलाने, पर अभी वो मुंबई में है, कुछ दिनों में वो भी लखनऊ चली जाएगी अपने पापा के पास, जब हम आपको ले चलेंगे। सरिता, ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। थोड़ी देर बाद सरिता आदित्य से बातें करके वहाँ से चली जाती है। शाम को आदित्य अपने कमरे में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था कि अचानक उसके कमरे में एक नौकर आता है। हुकुम, आपको बड़े हुकुम सा ने नीचे गार्डन में बुलाया है। आदित्य, ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। नौकर, जी हुकुम, और वह सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। आदित्य सोचता है कि यही सही मौका है, बाबा साहब नीचे अकेले हैं, हम बाबा साहब से अपने और दीप्ति के बारे में बात कर लेते हैं। आदित्य यह सोचकर गार्डन की ओर चला जाता है। आदित्य के बाबा साहब गार्डन में कुछ लोगों के साथ बैठे होते हैं। उसके चाचा साहब भी वहीं होते हैं। आदित्य अपने बाबा साहब के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। प्रणाम बाबा साहब। आओ आदित्य, बैठो, और उसे बैठने का इशारा करते हैं। आदित्य बैठ जाता है। बाबा साहब, वकील साहब, आप बाकी के पेपर्स तैयार करवा लीजिए और जैसा भी हो देख लीजिएगा। आदित्य के चाचा साहब हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से उन लोगों को लेकर चले जाते हैं। आदित्य, क्या हुआ बाबा साहब, ये लोग कौन थे? बाबा साहब, आदित्य, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आदित्य, हाँ बोलिए ना बाबा साहब। बाबा साहब, बेटा, हम सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूब चुके हैं। हमारे पास सिर्फ 10 दिन हैं अपने सारे बिजनेस और इस हवेली को बचाने के लिए। आदित्य ये सुनकर चौंक जाता है। क्या? पर बाबा साहब, ये सब कैसे अचानक? बाबा साहब, अचानक से नहीं, काफ़ी वक्त से हमें बिजनेस में लॉस चल रहा था। उसकी भरपाई के लिए हमने मार्केट से कर्जा ले लिया, पर बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा ना होने की वजह से हम वो कर्ज नहीं चुका पाए और अब हमारा बिजनेस और ये हवेली सब दांव पर लगे हैं। आदित्य, बाबा साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं चुकाऊंगा आपका सारा कर्ज। मेरी पढ़ाई तो अब पूरी हो ही चुकी है, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा चाचा साहब के अंडर में और धीरे धीरे आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। बाबा साहब, नहीं आदित्य, ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा ना, हमारे पास सिर्फ 10 दिन हैं ये सब बचाने के लिए, इतना इंतजार हम नहीं कर पाएंगे। आदित्य अपने बाबा साहब की बात सुनकर कश्मकश में आ जाता है कि अब क्या होगा। आदित्य, पर बाबा साहब, कोई तो रास्ता होगा इन सब से बाहर निकलने का। हम इस तरह से अपना सब कुछ खो तो नहीं सकते ना बाबा साहब। इसी सिलसिले में हमने बात करने आपको यहाँ बुलाया है, क्योंकि एक रास्ता है जिससे हम अपना सब कुछ खोने से बचा सकते हैं। आदित्य, बताइए ना बाबा साहब, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। बाबा साहब, आदित्य, आप हमारे एक जिगरी दोस्त नाहर बन्ना की बेटी नंदिनी से शादी कर लीजिए और बदले में हमें जो दहेज मिलेगा हम उससे अपना सारा कर्ज चुका देंगे। आदित्य, नाहर बन्ना आपको बहुत पसंद करते हैं और अपनी इकलौती बेटी की शादी आपसे कराना चाहते हैं। उन्होंने खुद ही ये रिश्ता मांगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप नंदिनी से शादी कर लें। वो बहुत ही अच्छी लड़की है और हम जानते हैं वो आपको बहुत खुश रखेगी और हम उन्हें वचन भी दे चुके हैं। आदित्य अपने बाबा साहब की बात सुनकर वहीं जम सा जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके बाबा साहब ये सब क्या कह रहे हैं। थोड़ी देर वो इसी तरह बैठा रहता है, पर तभी वो अपने आप को संभाल लेता है और अचानक से खड़ा हो जाता है। नहीं बाबा साहब, हम ये नहीं कर सकते। बाबा साहब, पर क्यों आदित्य, क्यों नहीं कर सकते आप ये शादी? आदित्य, क्योंकि बाबा साहब, हम किसी और को वचन दे चुके हैं, इसलिए हम आपकी मर्जी से शादी नहीं कर सकते। बाबा ये सुनकर चौंक कर खड़े हो जाते हैं। तब आदित्य अपने और दीप्ति के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देता है और बता देता है कि वो दीप्ति को वचन दे चुका है कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगा, वरना किसी से नहीं।
आदित्य आगे कहता है कि और आप ही तो कहते हैं ना बाबा साहब कि हम सूर्यवंशी अपने वचन के बहुत पक्के होते हैं और अपना दिया हुआ वचन हर हाल में पूरा करते हैं। तो अब हम अपना दिया हुआ वचन कैसे तोड़ सकते हैं बाबा साहब? देख लीजिए आदित्य, आप अपना दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते हैं या हमारा? हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा आदित्य। जो आपने चाहा, जैसे चाहा हमने आपको करने दिया। अगर हम मजबूर ना होते तो हम आपके प्यार को जरूर अपना लेते, क्योंकि हमारे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। पर हम मजबूर हैं। फिर भी हम आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन एक आप ही हैं जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। अब देखना आपको है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपने प्यार को पाना चाहते हैं या हमारी मदद करना चाहते हैं? ये कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर धम्म से बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ उसके बाबा सा की इज्जत। वो काफ़ी देर तक यूं ही खाली आंखों से आसमान की तरफ देखता रहता है। धनकपुर गांव। आज नंद किशोर के घर में सुबह से ही चहल पहल थी। पवित्रा को हल्दी लगाई जा रही थी। पवित्रा चुपचाप सिर झुकाए एक पीढ़ी पर बैठी थी। कहाँ गांव की सभी औरतें उसे हल्दी लगा रही थी। कुछ लड़कियां और औरतें नाच गाना कर रही थीं। तभी पवित्रा की एक सहेली उसके पास आई और बोली, अब तो बता दे क्या नाम है जीजाजी का, और उसे छेड़ने लगती है। पवित्रा भी उनकी खुशी में मुस्कुरा देती है। वो किसी से कहती भी तो क्या कहती, इसलिए चुप रहने में ही उसने अपनी भलाई समझी। सभी गांव वालों को बस इतना ही पता था कि पवित्रा का रिश्ता किसी अमीर घर में हुआ है। उधर गांव के प्रधान जी और उनके कुछ कारिंदे स्टेशन पर खड़े थे। आज शहर से डॉक्टर बाबू आने वाले थे उनके गांव में। डॉक्टर बाबू को सरकारी अस्पताल की तरफ से धनकपुर गांव में इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया था। वे और उनकी टीम गांव में एक शिविर लगाने वाले थे। ये शिविर गांव के लोगों के लिए था जो लोग शहर में अपना इलाज नहीं करवा पाते। थोड़ी देर बाद गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। तभी उसमें से एक हैंडसम सा नौजवान अपना लगेज हाथ में लिए उतरता है। प्रधान जी उस नौजवान को देखते ही स्वागत के लिए आगे आते हैं और कहते हैं, नमस्कार डॉक्टर बाबू, आइए आइए पधारिए। डॉक्टर समीर भी प्रधान जी को नमस्कार करता है। समीर के साथ 4 डॉक्टर और भी होते हैं। वे भी प्रधान जी को नमस्कार करते हैं। प्रधान जी सभी को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले आते हैं। रास्ते में समीर गांव की खूबसूरती को बस निहारता ही रह जाता है। तभी उसका दोस्त रवि उससे कहता है, क्या हुआ, क्या देख रहा है यार, कोई लड़की वड़की दिख गई क्या? समीर उसकी तरफ देखकर, बस तुझे तो सिर्फ लड़कियां ही दिखाई देती हैं हर जगह। मैं इस गांव की खूबसूरती देख रहा था। सच में यार, ये कितनी शांति है ना यहाँ, और शहर की ज़िंदगी कितनी भाग दौड़ भरी होती है। रवि मुंह बनाकर कहता है, छोड़ना यार ये सब, तू तो संत आदमी है, तुझे ये सब चीज़ें ही पसंद आएंगी। देखना यार, गांव की लड़कियों को कितनी खूबसूरत होती हैं, एकदम नेचुरल। वो सड़क पर जाती कुछ लड़कियों की ओर इशारा करके कहता है, जो कुएं से पानी भरकर ला रही थी। समीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। तू कभी नहीं सुधरेगा। दोनों एक दूसरे को हाय फाय करके हंस देते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी प्रधान जी के घर के बाहर रुकती है। प्रधान जी सभी मेहमानों को अंदर लेकर आते हैं। आप सभी आराम कीजिए, हम आपके खाने पीने का प्रबंध करते हैं। प्रधान जी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को सब खाने पीने के बाद आराम करने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। समीर और रवि भी थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद आकर अपने कमरे में लेट जाते हैं। उधर पवित्रा को भी हल्दी और मेहंदी लग चुकी थी। वो उदास सी होकर अपने कमरे में बैठी अपनी मेहंदी देख रही थी और अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। सुबह सब उठकर स्नान करके प्रधान जी के साथ ही बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी प्रधान जी सबको बताते हैं कि आज हमारी गांव की एक लड़की की शादी है, तो हमारा न्योता है, आप सब भी चलिए हमारे साथ। इसी बहाने आप सब भी गांव की शादी का आनंद ले लेंगे। सब खुश हो जाते हैं कि वाह, गांव की शादी देखने को मिलेगी। रवि समीर के कान में कहता है कि वाह यार, वहाँ तो शादी में ढेर सारी सुंदर सुंदर लड़कियां भी होंगी, मज़ा आएगा यार। समीर, तुझे लड़कियों के अलावा कुछ दिखता भी है? रवि, हाँ यार दिखता है ना, ढेर सारा खाना। समीर मुंह बनाते हुए, तेरा कुछ नहीं हो सकता। रवि और समीर दोनों ही हंस देते हैं। नंद किशोर के घर में चहल पहल बनी हुई थी। पवित्रा आज दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे किसी बात की कोई खुशी नहीं थी। सभी लड़कियां और औरतें उसके पास ही बैठी हंसी मजाक कर रही थीं। तभी बाहर से आवाज़ आती है, बारात आ गई, बारात आ गई। एक आदमी अंदर बताता हुआ चला जाता है। सभी औरतें, लड़कियां और बच्चे बारात देखने के लिए खिड़की पर आकर खड़े हो जाते हैं। सभी दूल्हे को देखने की कोशिश करने लगते हैं।
तभी एक छोटी सी बच्ची बाहर से आती है और एक औरत के पास आकर कहती है, काकी सा मैंने दूल्हा देख लिया। काकी सा आपको पता है वो तो एकदम बुढ़ा है, उसके सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी भी है। सभी औरतें ये सुनकर दंग रह जाती हैं। तभी काकी सा उस बच्ची को कहती है कि तुम बाहर जाकर खेलो बेटा। वो बच्ची ये सुनकर वापस बाहर खेलने चली जाती है। काकी सा पवित्रा के पास आकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, जो किस्मत में लिखा हो वही मिलता है। तुम उदास मत हो, भगवान ने चाहा तो तुम वहाँ भी खुश रह लोगी। बारात द्वार पर आती है। काकी सा दूल्हे की आरती उतारती हैं। सभी लोग दूल्हे की उम्र देखकर 100 तरह की बातें बनाने लग जाते हैं। सभी लोग आपस में कहते हैं कि नंद किशोर ने यह ठीक नहीं किया, इतनी फूल सी बच्ची एक बुढ़े के हाथ में थमा दी। द्वार पूजा के बाद दूल्हे को मंडप में बैठा दिया जाता है। वह मंडप में बैठकर भी दारू की बोतल हाथ में लिए पी रहा होता है। थोड़ी देर बाद प्रधान जी भी शहर से आए सभी नौजवानों के साथ आ जाते हैं। नंद किशोर उनका स्वागत करता है। प्रधान जी कहते हैं, सब ठीक है ना नंद किशोर, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। नंद किशोर हाथ जोड़कर कहता है, बस प्रधान जी आप आ गए और कुछ नहीं चाहिए। प्रधान जी अपने साथ आए मेहमानों से भी परिचय करवाते हैं और कहते हैं, नंद किशोर ये शहर से आए हैं, डॉक्टर बाबू, और इन सब की आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नंद किशोर, जी सरकार। सभी मेहमान कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तभी समीर के साथ आए डॉक्टर्स में से ही एक लड़का गौतम सबके पास आता है और कहता है, अरे यार तुमने दूल्हे को देखा? सभी कहते हैं, नहीं, क्यों, क्या हुआ दूल्हे को? गौतम कहता है, ये दूल्हा कोई लड़का नहीं बल्कि 60-70 साल का कोई बूढ़ा है जिससे इस लड़की की शादी हो रही है। तभी समीर कहता है, यार ये भी तो हो सकता है कि लड़की कोई बड़ी उम्र की हो या कोई विधवा हो जिसकी दूसरी शादी कराई जा रही हो। तभी रवि कहता है, चलो वहीं चलकर देख लेते हैं। सभी गौतम के साथ मंडप के पास ही आकर खड़े हो जाते हैं। तभी पंडित कहता है कि कन्या को बुलाइए। कुछ लड़कियां और औरतें पवित्रा को लेकर आती हैं। पवित्रा को मंडप में बैठा दिया जाता है। प्रधान जी भी दूल्हे को देखकर अचंभित हो जाते हैं और नंद किशोर को एक कोने में ले जाकर कहते हैं, ये तुमने क्या किया नंद किशोर? एक कम उम्र की बच्ची को एक 70 साल के बूढ़े के हाथ में दे दिया। नंद किशोर सर झुकाकर कहता है, प्रधान जी मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इसका ब्याह एक अच्छे घर में तय कर सकूं, पर आप यकीन मानिए पवित्रा वहां खुश रहेगी, राज करेगी राज। प्रधान जी से इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। तभी समीर, जो किसी काम से उस तरफ आया था, ये सब बातें सुन लेता है। वो वापस मंडप में जाता है और खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में अब बस यही चल रहा होता है कि किस तरह वह इस शादी को रोके। जयपुर। आदित्य बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसके बाबा शाह की इज्जत और दूसरी तरफ उसका प्यार दीप्ति, जिसके साथ उसने जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। आदित्य अपनी कश्मकश में उलझा हुआ था। उसे ये तक नहीं पता चला कि उसके चाचा साहब उसके सामने इतनी देर से बैठे हैं। तभी चाचा साहब उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। आदित्य। अपना नाम सुनकर आदित्य को होश आता है और वो देखता है कि उसके चाचा साहब उसके सामने बैठे हैं। उन्हें देखते ही आदित्य उनके गले से लग जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चाचा साहब कहते हैं, आदित्य संभालो अपने आप को, अगर तुम ऐसे करोगे तो हुकुम शाह को कौन संभालेगा? आदित्य रोते हुए, तो मैं क्या करूं चाचा साहब, एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ मेरे बाबा साहब की इज्जत। मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आएगा कि जब मुझे मेरे प्यार और फ़र्ज में से एक को चुनना पड़ेगा। चाचा साहब यही ज़िंदगी है आदित्य, जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं और हमें उन मुश्किलों को पार करके आगे आगे बढ़ना ही पड़ता है। महाभारत में अर्जुन के सामने भी यही प्रश्न था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि धर्म सबसे सर्वोपरि है, तुम धर्म का मार्ग अपनाओ, इसी में सबका कल्याण छुपा है। और बेटा तुम्हारा भी यही धर्म है कि तुम अपने बाबा साहब की इज्जत का मान रखो। आदित्य, और चाचा साहब दीप्ति का क्या, उसकी क्या गलती है जो उसे सजा मिले? चाचा साहब बेटा गलती किसी की नहीं है, ना आपकी है और ना दीप्ति की है। ये तो बस समय की बात है। ये वक्त ही कुछ ऐसा है कि तुम्हें दोनों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। चाचा साहब आदित्य का हाथ पकड़ कर कहते हैं, तुम्हें पता है आदित्य, तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारे बाबा साहब के लिए अनेकों रिश्ते आए कि वो दोबारा शादी कर लें, पर उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचकर कभी दूसरी शादी नहीं की कि पता नहीं तुम्हारी दूसरी माँ ना जाने कैसी होगी, वो तुम्हें प्यार दे भी पाएगी या नहीं।
हमेशा तुम्हें माता और पिता का प्यार उन्होंने अकेले दिया, तुम्हारी हर जिद पूरी की। तो बेटा, आज तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि तुम अपने बाबा साहब का उनके मुश्किल वक्त में साथ दो। आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। और रही बात तुम्हारे प्यार की, तो अगर दीप्ति तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वो तुम्हारी परेशानी ज़रूर समझेगी। आदित्य एक तरफ टकटकी लगाकर अपने चाचा साहब की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। चाचा साहब, जाओ आदित्य, अपने बाबा साहब के पास जाओ और कह दो उनसे कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो। जाओ बेटा, तुम्हारे बाबा साहब को तुम्हारी ज़रूरत है। आदित्य उठकर खड़ा हो जाता है और अपने बाबा साहब के कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे के पास पहुंचकर वो दरवाज़ा खटखटाता है। बाबा साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? बाबा साहब, आओ आदित्य। आदित्य अपने बाबा साहब के पास ही बैठ जाता है और उनकी गोद में सर रख लेता है। उसके बाबा साहब भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेर देते हैं। आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य उनकी गोद में सर रखे हुए ही यही कहता है, बाबा साहब, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी तकलीफ़ को नहीं समझा। आदित्य सीधा होकर बैठ जाता है और अपने बाबा साहब का हाथ पकड़कर कहता है, बाबा साहब, हम नंदिनी से शादी करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी शादी करने से आपकी सारी मुसीबतें दूर हो सकती हैं तो हम ये शादी करेंगे, ज़रूर करेंगे। और ये आपके बेटे आदित्य सिंह राणा का वचन है आपको। बाबा साहब, नहीं बेटा, आप पर ज़बरदस्ती नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप अपने प्यार को दिया हुआ वचन तोड़ दें और उनकी नज़रों में झूठे कहलाएं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। हम जो होगा देख लेंगे, पर हम आपसे आपका प्यार नहीं छीन सकते। आदित्य, नहीं बाबा साहब, हम आप पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। हमारे पुरखों की कमाई हुई इज्जत को हम यूं ही मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। हम जबरदस्ती शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये शादी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने घर की इज्जत को बचाने और आपका वचन पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और हमें ये करने दीजिए बाबा साहब, हमें ये करने दीजिए। आदित्य के मुंह से ये सब सुनकर बाबा साहब उसे अपने गले से लगा लेते हैं। बाबा साहब, बेटा, तुम नहीं जानते कि तुमने हमारे सर से कितना बड़ा बोझ हटा दिया। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इतना कहकर वो उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं। तभी आदित्य उनके हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हैं आप बाबा साहब? बड़े छोटों के आगे हाथ नहीं जोड़ते, बस उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बाबा साहब आदित्य के सर पर अपना हाथ रख देते हैं। बाबा साहब कुछ सोचकर, पर बेटा, तुम्हारे प्यार दीप्ति का क्या? आदित्य, बाबा साहब, दीप्ति हमसे बहुत प्यार करती है और हमें पूरा यकीन है कि जब उसे पता चलेगा कि हमने ये सब क्यों किया तो वो हमारी मजबूरी को ज़रूर समझेगी। उधर दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर चाचा साकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो कि वो बहुत देर से कमरे के बाहर खड़े उन दोनों को देख रहे थे। आदित्य रात को अपने कमरे में बैठा दीप्ति की तस्वीर देख रहा होता है। वो तस्वीर से बातें करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना दीप्ति, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर मुझे मेरा फ़र्ज भी पूरा करना है, जिससे मैं पीछे नहीं हट सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उधर दीप्ति आदित्य के कॉल का वेट कर रही थी, फिर भी वो कुछ सोचते हुए खुद ही उसे कॉल कर लेती है। आदित्य अभी उसकी तस्वीर हाथ में लिए ही बैठा हुआ था कि तभी दीप्ति का फ़ोन आ जाता है। आदित्य उसका कॉल देखते ही फ़ोन रिसीव करने को होता है, पर फिर उसे रिसीव नहीं करता। वो दीप्ति के बारे में सोचकर ही घबरा जाता है। उसे पता था कि दीप्ति उसकी आवाज़ सुनकर उसकी परेशानी पहचान लेगी, इसलिए वो कॉल नहीं उठा था। उधर दीप्ति फिर से उसे फ़ोन करती है, पर इस बार भी कोई कॉल रिसीव नहीं करता। तो दीप्ति सोचती है कि शायद कहीं बिजी होगा। वो मोबाइल वापस रख देती है और आकर अपने बेड पर लेट जाती है। उधर अगले दिन आदित्य के बाबा साहब आदित्य को बताते हैं कि कल ही उनकी शादी है और हम आज शाम को ही वे सब निकल रहे हैं। आदित्य चौंक कर कहता है, बाबा साहब, इतनी जल्दी? बाबा साहब, हाँ आदित्य, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है इस घर को और इस बिजनेस को बचाने के लिए, और नाहर बनना भी मान गए हैं। तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, हमें निकलना है अभी। आदित्य को बहुत घबराहट हो रही होती है, पर वो अब कर भी क्या सकता था। उसने खुद अपने बाबा साहब को वचन दिया था कि वो उनकी मर्जी से ही शादी करेगा। वो जाकर अपने कमरे में पैकिंग करने लगता है। शाम तक सब लोग जैसलमेर के लिए निकल जाते हैं। आदित्य रास्ते में भी बस दीप्ति के ही बारे में सोच रहा था। धनकपुर। समीर को जब पता चलता है कि इस लड़की की शादी एक 70 साल के बुढ़े आदमी के साथ हो रही है, तो वो शादी रोकने की कोशिश करता है। तभी पंडित जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। समीर सोच ही नहीं पाता कि अब वो क्या करे, कैसे इस शादी को रोके। वर वधू दोनों फेरे लेने लगते हैं। वो 4 फेरे ही ले पाते हैं, तभी वो बुढ़ा नीचे गिर जाता है।
सभी लोग उसे देखने लगते हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर उस बुढ़े की नब्ज देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बुढ़ा वहीं स्वर्ग सिधार गया है। समीर भी उसके पास जाकर उसे चेक करता है तो प्रधान जी पूछते हैं और समीर उन्हें देखकर नामे से हिला देता है। सभी गांव वाले ये खबर सुनकर दंग रह जाते हैं। सब में कानाफूसी होने लगती है कि अब लड़की का क्या होगा, क्योंकि 4 फेरे तो हो चुके थे। उस बूढ़े जमींदार के दोनों बेटे आपस में सलाह मिलाते हैं कि अब लड़की का क्या किया जाए। तो छोटा बेटा बोलता है कि भैया ऐसा करते हैं, लड़की को ले चलते हैं, इसे वहाँ मुफ्त की नौकरानी रखेंगे। दोनों भाई आपस में सलाह मिलाकर कहते हैं कि सुनो भाइयों, हमारे पिताजी नहीं रहे पर 4 फेरे तो हो ही चुके हैं, तो इसलिए लड़की को अपने साथ ले जाने को तैयार हैं। वैसे भी अब ये हमारे पिताजी की विधवा है। नंद किशोर की तो सांस में सांस आई कि चलो इस बला से पीछा छूटा, वरना मुझे तो लगा था कि अब ये सारी जिंदगी मेरी छाती पर ही बैठेगी। वो पवित्रा को उनके साथ भेजने को तैयार हो जाता है। तभी समीर बीच में बोल पड़ता है, जो अब तक खड़ा ये तमाशा देख रहा था। वो कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बिना शादी के किसी को अपने पिताजी की विधवा कैसे बना सकते हैं? वैसे भी सिर्फ 4 फेरे हुए हैं, शादी नहीं हो गई है। बूढ़े का बड़ा बेटा कहता है, देखिए बाबू साहब, आप अपने काम से काम रखिए, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद देख लेंगे। और वो पवित्रा को वहाँ से ले जाने लगते हैं। पवित्रा घूंघट में से ये सब देखकर जब से रोए जा रही थी। समीर प्रधान जी से कहता है, प्रधान जी, इतना सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आप चुपचाप खड़े हैं। कहिए इनसे कि इस लड़की पर इनका कोई हक नहीं है। प्रधान जी, पर डॉक्टर बाबू, अब इस लड़की को कौन सा घर है जो अब इसे अपनाएगा? 4 फेरे हो चुके हैं, यानी आधी शादी। ये आपका शहर नहीं है, यहाँ इसे कोई भले घर का आदमी नहीं अपनाएगा। कम से कम उस घर में ये अपनी जिंदगी गुजर बसर तो कर सकेगी। प्रधान जी की सहमति देखकर वे पवित्रा को अपने साथ ले जाने लगते हैं कि तभी समीर उन लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है और पवित्रा का हाथ उनसे छुड़ा देता है। समीर गुस्से में, अगर इसे किसी ने हाथ भी लगाने की कोशिश की तो उसके हाथ तोड़ दूंगा, समझे? तभी रवि आकर समीर को समझाता है कि ये उनके घर का मामला है, तू दूर रहे इन सब से। थोड़ी देर बाद बुढ़े का बेटा फिर से पवित्रा को साथ ले चलने के लिए जबरदस्ती करने लगता है तो समीर आकर उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ देता है और गुस्से में कहता है कि निकल यहाँ से, वरना अपने पैरों पर खड़े होकर जा नहीं पाएगा। तुम दोनों यहाँ से। बुढ़े जमींदार के दोनों बेटे डर जाते हैं और वहाँ से चले जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे वापस बारात को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी नंद किशोर अपना सर पीटकर रोने लगता है। हे भगवान, अब कौन करेगा मेरी भांजी से शादी? डॉक्टर बाबू, ये तुमने ठीक नहीं किया, अब क्या होगा मेरी भांजी का? वो जोर जोर से रोने लगता है, जबकि उसे तो डर सता रहा था कि अब पवित्रा सारी उम्र उसके सर पे बैठी रहेगी। तभी समीर अचानक से बोलता है कि मैं करूँगा इससे शादी। सब गांव वाले समीर की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी रवि उसके पास आकर उसे एक कोने में ले जाकर कहता है, अबे तू पागल हो गया है क्या? ना तो उस लड़की को जानता है ना पहचानता है, यह तक कि तूने उसे देखा तक नहीं है। ऐसे कैसे तू किसी भी लड़की से शादी कर सकता है? नहीं यार, ऐसा रिस्क मत ले। समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यार देख रवि, अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो उस लड़की को उसका मामा घर से निकाल देगा और वो दर दर की ठोकरें खाएगी। नहीं यार नहीं, मैं अपने सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकता। अगर मैं उसका हाथ थाम लूँगा तो कम से कम उसे इन मुसीबतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। रवि समीर का हाथ पकड़कर, एक बार फिर से सोच ले यार। समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा देता है, सोच लिया, मैं इस लड़की को यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता। समीर प्रधान जी के पास आकर कहता है, प्रधान जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस लड़की का हाथ थामना चाहता हूँ। प्रधान जी उसके सिर पर हाथ फेरकर अपनी स्वीकृति दे देते हैं। समीर मंडप में आकर बैठ जाता है। पंडित फिर से मंत्र पढ़ने लगता है। पंडित कहता है, अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। समीर और पवित्रा दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। दोनों उस पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लेने लगते हैं। फेरे पूरे होने के बाद समीर पवित्रा की मांग में सिंदूर भर देता है और गले में मंगलसूत्र पहना देता है। दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। समीर आकर प्रधान जी का आशीर्वाद लेता है और फिर दोनों पवित्रा के मामा सा का आशीर्वाद भी लेते हैं। समीर रवि और अपने बाकी दोस्तों के गले लगता है। थोड़ी देर बाद गांव की औरतें दुल्हन को अंदर ले जाती हैं। समीर रवि के पास आकर कहता है, यार मैं पवित्रा को लेकर वापस दिल्ली जाना चाहता हूँ, आखिर माँ को भी तो सब बताना होगा ना। रवि, पर यार यह कैंप का क्या होगा? समीर, यार प्लीज़ यहाँ तू सब कुछ संभाल ले, अभी कुछ दिनों के लिए। पवित्रा को माँ के पास छोड़कर
मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। रवि, चल ठीक है यार, जैसा तुझे ठीक लगे। ओके, ऑल द बेस्ट। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगते हैं। थोड़ी देर बाद विदाई का समय हो जाता है और पवित्रा को गांव की औरतें और लड़कियां बाहर लेकर आती हैं। समीर प्रधान जी के पैर छूता है। पवित्रा भी सबके गले लगती है। प्रधान जी दोनों को अपनी गाड़ी में भेजने का आदेश देते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि इन्हें दिल्ली छोड़कर ही आना। समीर और पवित्रा दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। रवि भी समीर की खिड़की की साइड आकर कहता है, ओके यार, भाभी का ख्याल रखना और दिल्ली पहुंचते ही फ़ोन करना। ओके बाय। दोनों वहां से निकल पड़ते हैं अपनी नई जिंदगी के सफ़र पर। जैसलमेर। 1 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी जैसलमेर पहुंच जाती है। वहां नाहर बन्ना पहले से ही स्वागत के लिए खड़े होते हैं। आदित्य के बाबा साहब और नाहर बन्ना दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। सभी लोग अंदर आते हैं। आदित्य सब लोगों से मिलकर अपने रूम में चला जाता है। वो पूरी रात बस दीप्ति की यादों में ही काट देता है। अगले दिन शादी होती है। आदित्य अपने कमरे में खड़ा तैयार हो रहा होता है, पर उसके चेहरे पर ना तो हंसी थी ना ही खुशी। थोड़ी देर बाद सरिता उसके कमरे में किसी काम से आती है और वो आदित्य का मुरझाया हुआ चेहरा देखती है तो बहुत दुखी होती है। वो आदित्य के पास आती है और आदित्य के कंधे पर हाथ रख देती है। आदित्य, जो अब तक अपने आप को संभाले हुए था, उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसके गले लगकर रोने लगता है। परंतु आज सरिता के पास भी कुछ नहीं था कहने को, सिवाय आदित्य को सांत्वना देने के। तभी थोड़ी देर बाद आदित्य के चाचा साहब उसे बुलाने आते हैं। चलो आदित्य, नीचे फेरों का वक्त हो रहा है। सरिता और आदित्य दोनों नीचे आ जाते हैं। आदित्य नीचे आकर अपने बाबा साहब के पैर छूता है और फिर मंडप में आकर बैठ जाता है। पंडित जी मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं और कहते हैं, कन्या को बुलाइए। नंदिनी को उसकी माँ और बहनें लेकर आती हैं। तभी सरिता भी नंदिनी के पास ही चली आती है और कहती है कि हम भी तो देखें अपनी होने वाली भाभी को। वो नंदिनी का घूंघट उठाकर उसे देखती है और कहती है, बहुत सुंदर हो, किसी की नज़र न लगे आपको। ये कहकर वो काला टीका लगा देती है। नंदिनी को मंडप में बैठाया जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। आदित्य फेरे लेते हुए भी दीप्ति के ही बारे में सोचता रहता है। वो सोचता है कि जो फेरे, जो वादे और जो कस्में उसने दीप्ति के साथ लेनी थी, वो उसे अब किसी और के साथ लेनी पड़ रही हैं। तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है, पर उसके बाबा साहब उसे संभाल लेते हैं। आदित्य को अपने बाबा साहब को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी पूरी होती है। आदित्य नंदिनी के मांग में सिंदूर भरकर उसे मंगलसूत्र पहना देता है। दोनों उठकर सभी का आशीर्वाद लेते हैं। थोड़ी देर बाद विदाई की तैयारियां होने लगती हैं। नंदिनी के पिता महेंद्र सिंह राणा के पास आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, राणा साहब, अगर मेरी बच्ची से कभी कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। महेंद्र सिंह राणा कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं नाहर बन्ना? नंदिनी को बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अपनी जान से भी ज़्यादा उनकी हिफाजत करेंगे। विदाई के समय नंदिनी अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। उसके पिता उसे डोली में बिठाते हैं। सब नंदिनी को नम आंखों से विदा करते हैं। महेंद्र सिंह राणा भी नाहर बन्ना के गले लगते हैं और बारात दुल्हन को लेकर चल देती है। क्या ये समीर, पवित्रा और आदित्य नंदिनी के नए सफ़र की शुरुआत है या कोई नई अनहोनी का आगाज़? क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो आप कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।